एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ ईरान की जिद और बीच में देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडराता हुआ विस्फोट का साया। लेकिन यहां पर सवाल यह है, जिस हिसाब से तेहरान में मीटिंग्स चल रही हैं उसके बाद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है और यहां तक कि कई बड़े बड़े स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब फैसला होगा, लेकिन सवाल यह है क्या ईरान झुकेगा या मिडल ईस्ट में इतना बड़ा विस्फोट होगा कि जो दुनिया उसकी गूंजे सुनेगी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की तरफ से 4 प्रस्ताव भेजे गए हैं ईरान को, लेकिन उनमें क्या क्या, वो प्रस्ताव में क्या क्या बात की गई है, आज हम इस शो में यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वो रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी और आप जान लेते हैं अपने सहयोगियों से, भावना और अभिषेक से, कि आखिर वो 4 पॉइंट्स वो कौन कौन से हैं जो अमेरिका के लिए पाकिस्तान ने ईरान भेजे हैं। तो क्या कुछ पॉइंट्स थे वो, भावना, वो जानना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी। देखिए, ये पहली बार नहीं है कोई कि अमेरिका जो है प्रस्ताव भेज रहा है और ईरान उसे खारिज कर रहा है। और ईरान के सबसे पहले ईरान ने ही 14 सूत्रीय जो है अभिषेक प्रस्ताव भेजे थे। अब नए प्रस्ताव भेजे हैं और ट्रंप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आखिरी बार है, हम आखिरी बार प्रस्ताव भेज रहे हैं और अगर अब नहीं माना तो हम हमला करेंगे। अब सबसे पहले अगर आप नज़र डालिए उन प्रस्ताव पर, तो वो 4 शर्तें जो है ट्रंप की तरफ से रखी गई हैं। ट्रंप ने फिर से वही किया है जो वो करता आया है। ट्रंप ने फिर से अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका सर्वश्रेष्ठ वाली नीति अपनाई है। तो ये वो 4 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई रियायत या छूट नहीं दी जाएगी, उसे अपना न्यूक्लियर एजेंडा हमेशा के लिए दफन करना होगा। देखिए, जहां पहले बात आ रही थी, जहां पहले ये कहा जा रहा था कि एक साइट वो चालू कर सकता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उसको अपने सारे न्यूक्लियर एजेंडा को दफन करना होगा। तो अभिषेक, कहीं ना कहीं ये ईरान के लिए भी एक चेतावनी जैसा है। अमेरिका कहीं ना कहीं उसे एक चेतावनी दे रहा है, ठीक है। अगर अब हम दूसरी शर्त पर आते हैं तो हॉर्मुज स्ट्रेट, देखिए जो चर्चा का केंद्र इस समय में बना हुआ है, सबसे ज्यादा चर्चा में एक हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो बना हुआ है, क्योंकि कच्चा तेल सबसे ज़्यादा वहीं से आता जाता है, आवन जावन वहीं से होता है। तो कहीं ना कहीं वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में ट्रंप जो है वो दूसरी शर्त ये रखते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह खुला रहेगा। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि तेहरान जो अपने टैक्स लगा रहा है, वो कह रहा है कि वो टोल टैक्स लेगा। अगर कोई हॉर्मुज से कोई देश गुजरता है तो उस पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा, जैसा आवन जावन चल रहा था वो वैसा ही चलता रहेगा। अगर तीसरी शर्त पर नजर डाली जाए तो वो ये थी कि जब तक ईरान फाइनल एग्रीमेंट पर दस्तावेज नहीं कर देता तब तक उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाएगा। उसका ये कहना है कि जब तक कहीं ना कहीं फाइनल नहीं हो जाता, फुल एंड फाइनल नहीं हो जाता, सीज फायर की बात नहीं आ जाती, दोनों सहमति नहीं जता देते और कहीं ना कहीं जब तक ईरान जो है एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर देता तब तक कोई भी मतलब कुछ भी नहीं होगा और कोई भी उसकी मतलब कोई भी प्रतिबंध जो लगाए रखे हैं ईरान पर वो हटाए नहीं जाएंगे। और चौथी, अगर हम आखिरी शर्त की बात करें तो वो ये है कि युद्ध के दौरान ईरान को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई अमेरिका नहीं करेगा। देखिए अभिषेक, मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे को ये पॉइंट कहीं ना कहीं खटक रहा है, क्योंकि देखिए ईरान जैसा देश है और अगर उसको कोई नुकसान हुआ है और खासकर वो अमेरिका की वजह से हुआ है तो क्यों भरपाई नहीं करेगा? देखिए, यही तो अमेरिका चाहता है कि हम, जो आपने शर्तों की बात की, यहाँ पे पता है मेन पेज क्या फंस रहा है, ये जो वॉर है ये रुक क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे 2-3 बड़े कारण हैं जो अपने दर्शकों को मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे बड़ा जो हो रहा है परमाणु का, क्योंकि उसका साफ कहना है कि जो 400 किलो यूरेनियम है उसको आप हमें वापस कर दें, लेकिन इस पर ईरान नहीं मान रहा है, क्योंकि ईरान मानेगा भी नहीं, क्योंकि जो ये युद्ध शुरू हुआ है ये इसमें सबसे मेन कारण रहा ये परमाणु का। इजराइल आज से नहीं, इजराइल 2012 से लेकर के 16 हर एक साल कहता है कि भाई ईरान बस बनाने वाला है, बस कुछ ही दिन में वो विस्फोट करने वाला है। तो परमाणु का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे मीडिएशन हो नहीं पा रही है। अभी कल ही, आज की बात है, हमारी अमेरिका में देखें तो अभी रात है, तो आज ही की बात है, तब वो कहते हैं, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि देखिए हम बातचीत जारी है, पाकिस्तान गया है बातचीत करने के लिए और जल्द से जल्द कुछ समाधान निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो हम फिर से कार्रवाई शुरू करने वाले हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और मार्को रूबियो भी यही कहते हैं कि ठीक है भाई, अब बातचीत चल रही है, बहुत ही जल्द कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने साफ कह दिया है तुम्हें जो करना है कर लो, अगर तुम बात पे आना चाहते हो, तुम डिप्लोमेसी के थ्रू अपने जो इस प्रॉब्लम है सॉल्व करना चाहते हो, हम रेडी हैं, तैयार हैं, आइए टेबल पे बैठते हैं सामने सामने और बातचीत करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका तो देखो
कहीं ना कहीं हमले की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्ट अमेरिका तो ये बोल रहा है ना अभिषेक के हमला ही करेंगे अगर अगर ये 4 शर्तें नहीं माने। एक तरह से ये चेतावनी है ना ईरान के लिए कि अगर ये 4 शर्तें नहीं मानी, अगर उसने अपना दबदबा, ये तो दबदबा बनाने वाली कोशिश है ना कि 4 शर्तें नहीं मानी तो हम हमला ऐसा करेंगे कि एक भी नहीं बच पाएगा। तो देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है ना कि ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि भाई अब हमने इतना सब कुछ गंवा दिया है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अगर ईरान को पीछे हटना होता तो वो पहले ही हट चुका होता। लेकिन वर्तमान की बात करें तो अभी भी ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि हाँ, डिप्लोमेसी के थ्रू, जो डिप्लोमेसी चैनल है, पाकिस्तान मेडिएटिंग कर रहा है, कतर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने बात किया कि कतर और पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, भिखारिस्तान, ये मेडिएटिंग कर रहा है। तो भिखारिस्तान को आपको पता है, हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, भिखारिस्तान की सुनता कौन है। भिखारिस्तान तो एक गुलाम देश है, और किसका गुलाम देश है आप सब जानते हैं, एक तो चाइना है, दूसरा अमेरिका है। दोनों से लोन लेके रखा है, वो अपने हिसाब से पूरी फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं। और भिखारिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो अभी गए हुए हैं ईरान में, और ईरान में जहाँ के विदेश मंत्री हों उनसे बातचीत चल रही है। तो वहाँ पे बातचीत चल रही है, भी कोई ऐसा कुछ मीडिया में नहीं आया है क्या बातें हुई हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने यही कहा कि बातें वगैरह चल रही हैं, अगर ईरान नहीं मानेगा तो हम हमला शुरू कर देंगे। और लेकिन उसके बाद ईरान से भी पलटवार आता है कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। दूसरी बात कि जो युद्ध का ट्रम्प चाहते हैं कि थोड़ा युद्ध में पोलाइट होना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ये ईरान और अमेरिका के युद्ध की तरफ से देखें तो ये 2 देश नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा देश है भावना, वो है इजराइल। अभी आपने ट्यूसडे को शायद फ़ोन पे बात हुई नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में बातचीत चली। फिर यहाँ पे मीडिया में खबर आई कि इन दोनों के बीच में जो बातचीत रही वो अच्छी नहीं रही। दोनों में बहुत ही गर्मा गर्मी हुई, बहस हुई। क्योंकि देखिए इजराइल क्या चाहता है कि भाई पूरे ख़त्म कर दो ईरान को, क्योंकि इजराइल को क्या लगता है, आज से नहीं, जब से ये 1979 से, कि भाई ईरान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ईरान सिर्फ इजराइल के लिए खतरा है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट जो रीजन है, वेस्ट एशिया का रीजन है आसपास, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये सबके लिए खतरा है। ये लगता है, किसको लगता है, नेतन्याहू को लगता है, ना कि मुझे पर्सनल लगता है, ये नेतन्याहू के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। तो वो क्या चाहते हैं, उन्होंने साफ ये जो इजराइल मीडिया में खबर आई, वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर हम पीछे हट जाएंगे, इतने बड़े पावर होगी तो बेइज्जती होगी, और कि ऐसी बेइज्जती नहीं होगी, पूरी ग्लोबल बेइज्जती होगी। तो वो क्या चाहते हैं कि भाई हम कोई भी मतलब नरमी नहीं दिखाएंगे, हमें 400 किलो जो परमाणु उसने बनाया है वो हमें चाहिए, और हम उसको मतलब ये कहें कि भाई तू नहीं बना सकती। एनपीटी का वो बात करते हैं, एनपीटी यानी 1968 में ये ट्रीटी थी, साइन हुई थी, फिर 1970 में लागू हो गया था। तो 190 से ज़्यादा जो देश हैं उन्होंने इस पर साइन किया है, उसमें ईरान भी शामिल है। अगर आप जैसे एग्जांपल, उसमें भारत और पाकिस्तान ने नहीं साइन किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि भाई उनको फ्यूचर में बनाना था, तो भारत उसका साइन किया था ना, उसका सदस्य है, लेकिन ईरान ने एट दैट टाइम में कर दिया था। क्यों कर दिया था? कि उस समय अगर बात करें तो इजराइल और ईरान अमेरिका की बहुत अच्छी दोस्ती थी। अमेरिका जैसे चाहता था वैसे ईरान को चलाता था। उस समय गवर्नमेंट भी दूसरी थी, मतलब एक देखें तो पालतू कुत्ता कहें तो अमेरिका ने ईरान में बैठा रखा था 1979 से पहले, जब तक वहाँ पे इस्लामिक क्रांति नहीं हुई। तो ये उस टाइम की बात है। तो यही सब लोग बात कर रहे हैं कि जो आप एनपीटी के थ्रू, क्योंकि एनपीटी पे आपने साइन कर दिया है, और जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे जो परमाणु का इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ यही कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर आपको परमाणु बम बनाना था तो आपने साइन क्यों किया? हाँ। और जब आपने साइन कर दिया तो कोई मतलब ताल्लुक ही नहीं बनता कि आप, मुद्दा ही नहीं है कि आप परमाणु बम बनाएं। तो सबसे बड़ा पेच यही फंस रहा है। क्योंकि देखिए अमेरिका ठीक है, एक तरफ अगर हम देखें तो सब कुछ दे देगा। अगर ईरान ठीक मान लेता है कि भाई हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, तो ईरान सब कुछ जो उसकी 4 शर्तें मान लेगा। लेकिन मेन पेज भावना अटक रहा है, कहाँ पे अटक रहा है? वो अटक रहा है परमाणु बम पर। बिल्कुल अभिषेक भावना, यहाँ पर मुद्दा यही है कि अमेरिका क्यों चाहता है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम मतलब ईरान अमेरिका को सौंप दे और अमेरिका उनको नष्ट कर दे। मतलब ऐसा क्या है और क्यों चाहता है? और अगर यहीं पे अगर एक मेन मुद्दे की बात करें, इजराइल ईरान को क्यों खत्म करना चाहता है? मतलब क्या लॉजिक है? मैं इसके पीछे लॉजिक देता हूँ। क्योंकि देखिए 1979 से जब सरकार बदली, फिर इजराइल और ईरान की दोस्ती अच्छी नहीं रही। और आपने जैसा सवाल पूछा तान्या ने, उन्होंने कहा कि क्यों चाहता है, वो क्यों चाहता है? क्योंकि देखिए अगर आज ईरान परमाणु बम बना लेता है तो उसका एक होता है कि भाई एक ग्रोइंग पावर, एक उसका पूरे वर्ल्ड में एक दबदबा बन जाएगा। क्योंकि आज से सिर्फ एक ही बार परमाणु हमला हुआ है, वो जो कि जापान के अंदर हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी। ये छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, स्कूल के बच्चे जानते हैं। उसके बाद से कोई भी परमाणु हमला नहीं हुआ है। अगर आज, जैसा आपने बोला कि इजराइल क्यों इसको खतरा समझता है, क्यों समझता है? क्योंकि अगर आज ईरान परमाणु बम बना लेता है तो इजराइल जब चाहता है तब जाके अटैक कर देता है। कुछ भी जो मिडिल ईस्ट में करता है वो नहीं कर पाएगा। और जैसे मैंने बोला कि सिया सुन्नी, जैसे आपको पता है कि जो
ईरान है वो सिया देश है, और जो अदर वेस्ट एशिया के रीजन है, मिडिल ईस्ट में है, वहाँ सुन्नी बाहुल जो देश है, जैसे कि सऊदी अरब आपको पता है, यूएई पता है, कतर पता है, ओमान पता है। तो ये जो देश हैं ये अपने आप को एक डेंजरस महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सिया सुन्नी का जो लफड़ा है, जो मतलब मामला है, ये आज से नहीं है बल्कि कई 100 वर्षों से चल रहा है। तो इसके वजह से मिडिल ईस्ट के खासकर, और इसके बाद जो आपने बताया कि इजराइल के लिए अपने आप को अस्तित्व को नहीं मानता, कौन नहीं मानता? ईरान नहीं मानता। फ्री पैलेस्टीन की बात होती है, वो गाजा में जाके जिस तरीके से 60% जो ज़मीन पे उस पर अपना कब्जा कर लिया है, वहाँ पर अपना इजराइल शासन कर रहा है। तो इजराइल ने, और जिस तरीके से इजराइल ने पूरी तरीके से गाजा के अंदर पिछले 2 या 3 साल के अंदर जिस तरीके से नरसंहार कहा, ये मेरा लाइन नहीं है नरसंहार, मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशन ने बोला है, और खासकर जो अदर यूरोप के देश हैं। फिर वहाँ से जो उसका जो पूरे ग्लोबल देखे तो वहाँ पे उसकी जो थोड़ी अस्तित्व थी वो थोड़ी डैमेज हुई, उसकी जो इमेज थी वो डैमेज हुई, जहाँ पे एक तरफ यूरोप वो खिलाफ हो गया। यूरोप के साथ साथ उनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये भी चल रहा है उनके ऊपर कि भाई इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये सब मामला चल रहा है, जिसके कारण नेतन्याहू अब दूसरे देश में नहीं जा पाते, क्योंकि जो भी इस देश का मेंबर रहेगा वो अगर नेतन्याहू उस देश में जाते हैं या उनकी ज़मीन से भी जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भावना वही आ गई ना बात कि कहीं ना कहीं देखिए, मेरे को ये भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान का एक दबदबा भी है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, या फिर न्यूक्लियर पावर। ऐसा कहा जाता है कि ईरान जो है एक न्यूक्लियर पावर है, जैसे कि अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, वही कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर है। और कहीं ना कहीं वही चीज़ खत्म करने के लिए जो ये अमेरिका है और इजराइल है, तो वो कहीं ना कहीं उससे जेलस है, उससे गुस्सा है कि उन सब की ये न्यूक्लियर पावर ख़त्म करके ट्रम्प ये चाहते हैं अभिषेक कि कहीं ना कहीं जो उनके हाथ हैं वो ईरान के हाथ वो खड़े हो जाएं और उस पर पूरा राज अमेरिका का हो। कहीं ना कहीं मुझे को लगता है कि यही पॉइंट्स हैं। और लेकिन अब जैसा कि एक ईरान भी अब बढ़ता देश है, तो ईरान भी अब ये नहीं चाह रहा कि उसके अगर न्यूक्लियर पावर ख़त्म हो गई तो उसका देश कैसे चलेगा, क्योंकि हर एक देश की अगर बात करें हम कि हर एक देश की अपनी एक पावर होती है, अपना एक दबदबा होता है, अपने फाइटर जेट्स होते हैं और उसी को वो अपनी सिक्योरिटी मानता है। और ऐसे ही ईरान अपनी सिक्योरिटी जो है वो न्यूक्लियर पावर को मानता है। अगर ये सब ही ख़त्म कर दिया गया और उससे छीन लिया गया, देखिए आप बात करें आतंकवाद का डर है या फिर हऊदियों का डर है, हिजबुल्ला का डर है, तो वो एक अलग पॉइंट आ जाता है। लेकिन अगर बात इस बात की करें कि सिक्योरिटी पॉइंट से, तो अभिषेक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ज़रूरी भी है कि थोड़ा बहुत एक लिमिट में रहना भी चाहिए। बिल्कुल भावना, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि अगर अमेरिका को एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए ईरान से, तो वो उनको नष्ट क्यों करना चाहता है, खुद के पास सेफ क्यों नहीं रखना चाहता? मतलब ऐसा क्या है कि वो वहाँ से लेकर उनको नष्ट करने के लिए मतलब अड़ा हुआ है? अपनी सेफ्टी के लिए भी तो रख सकता है ना, तो मतलब क्यों नहीं? देखिए क्यों नहीं, क्योंकि जो ये इसके पीछे एनरिच्ड यूरेनियम के पीछे ईरान के खासकर जो वैज्ञानिक रहे हों या जो उनके सुप्रीम लीडर हो, जो भी है, बहुत शहादत दी है। तो ईरान अगर ठीक है, रसिया कह रहा, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका कह रहा है कि भाई हम ले लेंगे लेकिन उसको नष्ट कर देंगे, अपने पास नहीं रखें, क्योंकि वो ऐसा कह रहा है कि ईरान को ये न लगे कि भाई कि जो हमने एनरिच यूरेनियम लिया है वो अपने यूज के लिए कर रहे हैं तान्या। तो ये सबसे मेन रीज़न है जिसके कारण अमेरिका ने बोला है कि भाई हम नष्ट कर देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। लेकिन अमेरिका कोई गारंटी नहीं कि नष्ट भी कर सकता है। तो यहाँ एक चीज़ और समझने की बात है, जो दूसरा पेच अड़ रहा है। ईरान का कहना है कि भाई जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ पे मुझे पूरा संप्रभुता चाहिए। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा जो भारत है वो संप्रभु देश है, यहाँ पे जो हम विदेश नीति है जिस हिसाब से हमें चलाना हो वो हम अपने हिसाब चलाते हैं, वहाँ कोई और जो दूसरा देश होता है वो दखल नहीं देता है। तो जैसा कि आप देखेंगे मेरे पास ये जो मैप है, वर्ल्ड मैप, ये हो गया ईरान। और ईरान के पास जो खासकर जो कंट्रीज़ हैं, देखिए जो वेस्ट एशिया की कंट्री हैं, चाहे ईरान से सटा हुआ कुवैत हो, सऊदी अरबिया हो, यमन हो, इराक हो, ये तमाम ये देश हैं। और जो पेच अड़ रही है ये छोटे से हिस्से को लेकर के अड़ रही है, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। क्योंकि ईरान यहाँ पे कोई किसी देश का मतलब पर्सनल वो नहीं है, ये एक इंटरनेशनल रूट है जिसके तहत तमाम जो देश हैं वहाँ पे ट्रेड होता है। लेकिन पेच कहाँ अड़ रहा है? ईरान चाहता है कि जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो छोटा सा रास्ता है, यहाँ पे हमारा कब्जा हो, हम अपना संप्रभुता चलाएं, हम यहाँ पे टोल लें, टोल वसूली करें, क्योंकि जो ये हिस्सा है इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे जियो पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव को लेकर के। यहाँ से कई देशों का, चाहे वो बात करें साउथ एशिया की रीजन हो, चाइना का हो, तेल गैस जाता है
और सिर्फ तेल और गैस नहीं है भावना तान्या, सिर्फ तेल और गैस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जितने भी जो इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, जो सामानें होती हैं, चाहे वो गेहूँ से चावल से लेकर के पानी तक, इसी रूट से जाता है। क्योंकि ये रूट खासकर इंडिया के लिए बहुत ही आसान रूट है, क्योंकि यहाँ इसके थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू इंडिया सीधा ईरान के थ्रू इधर पूरा यूरोप में, मिडिल ईस्ट में पूरा पहुँच जाता है, आसानी तरीके से पहुँच जाता है। अगर यही रूट अगर बंद हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो भारत को बहुत घूम के जाना पड़ेगा, जिसके कारण जो वहाँ पे जो लागत ज़्यादा लग जाएगी। क्योंकि भारत, आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में गेहूं चावल खाने का कोई कुछ नहीं होता, वहाँ पे जो है तेल और गैस है। तो भारत से बहुत ज़्यादा सप्लाई जाता है खाने पीने की चीज़ों को लेकर, बिस्किट से लेकर के गेहूं चावल, जो भी मतलब खाने की सामग्री है वो जाता है पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में। तो ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ भारत के लिए बल्कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी, और खासकर साउथ एशियन, चाहे कि चाइना का भी जो तेल है, गैस है, जिसका ट्रेड रूट यही मेन है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो चाहता है कि भाई हम अपना संप्रभुता बनाएं और हम इस पे राज करें भावना। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हॉर्मुज एक, जैसा कि अभिषेक ने बताया, मेरे सहयोगी ने, कि हॉर्मुज एक मेन स्ट्रेट, मतलब एक मेन जगह है जहाँ से आवन जावन चलता है, और अगर ये बंद हो गया तो कहीं ना कहीं पूरा देश ठप हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड ठप हो जाएगा। तो ऐसे में अब हाल ही में जब पुतिन पहुंचे जिनपिंग के पास, तो पुतिन ने भी यही बात कही कि हॉर्मुज ठप नहीं होना चाहिए। ईरान को कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि दोस्ती के माध्यम से ही, लेकिन ये ज़रूर समझाया जाएगा कि हॉर्मुज कहीं ना कहीं ठप नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको अहम बातें बताऊं कि पुतिन पहुंचे, रशिया के राष्ट्रपति पहुंचे जिनपिंग के पास, बीजिंग की धरती पर उन्होंने कदम रखा, तो कई सारी बातें हुई। इसमें ईरान का मुद्दा तो देखो सबसे अहम रहा ही, क्योंकि ईरान अभी जिस संघर्ष से जूझ रहा है वो खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, तो वो अपनी भी चला रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका उस पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है, और यही दबाव कहीं ना कहीं पुतिन को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि पुतिन भी ये बात बोल रहे हैं कि अब एक तरफा फैसले और दबाव की राजनीति फिर से बढ़ रही है। तो मेरे को लगता है कि यही एक तरफा फैसले चाह नहीं रहा पुतिन, क्योंकि देखिए अभिषेक, क्योंकि पहले था कि एक देश राज करेगा, सुपर पावर जो अमेरिका कहा जाता था कि वो राज करेगा, लेकिन अब जो है मेरे को लगता है कि दुनिया की ये डिमांड है कि मल्टीपोलर होना चाहिए वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा तो कहीं ना कहीं ट्रंप की जो खोखले दावे हैं, ट्रंप के जो धमकियां हैं, वो कहीं ना कहीं रुकेंगी। अभिषेक, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का अब कोई भविष्य नहीं रह गया है। हाँ। अब ये इनका लास्ट, जो कि अमेरिका में एक रूल है कि आप सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं अमेरिका का, अगर कोई वो चेंज ना करे। लेकिन इतना आसानी से संविधान में अमेरिका जैसे देश में नहीं हो सकता। तो ट्रंप का भविष्य खत्म है, तो वो चाहते हैं कि जो अमेरिका का भविष्य है, जो अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, उसका भी हम भविष्य खत्म कर दें। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अमेरिका ये है कि वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन अगर वहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की, वो मतलब उनका तो ये कि अगर मैं सत्ता में हूँ तो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चले और मैं मतलब सब कुछ चेंज कर दूँ। वो यहाँ तक कि इसमें भी लगे है कि तीसरी बार भी अमेरिका के प्रेसिडेंट वही बने, मतलब उसमें भी लगे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रंप तो लगे हुए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा तानना, क्योंकि कुछ सोचने में, कहने में, और खासकर अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा फर्क होगा। इसको मैं आपको आसानी भाषा में समझाता हूँ। देखिए, क्या हुआ था कि ट्रंप ने जैसे ग्लोबल टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, पूरे विश्व में टैरिफ लगाया, ना कि सिर्फ भारत के ऊपर बल्कि पूरे विश्व के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया। फिर किसने मना कर दिया? कोर्ट ने। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, फिर वहाँ की जो एक और लोअर कोर्ट थी उसने मना कर दिया कि आपके अंदर वो अधिकार नहीं है, आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, आप जो मनचाहा चाहेंगे कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। ये कोर्ट ने सीधा साफ कहा है। एक दिमाग में बात जरूर याद आई, अगर आप ट्रंप की बातें करते हैं तो मुझे इसके अंदर एक बात जरूर याद आई। देखिए, बीजिंग की धरती पर ट्रंप कदम तो रखते हैं अभिषेक, लेकिन आप जैसा कि कह रहे हैं कि वो अब उनका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अमेरिका का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से बीजिंग की धरती पर कदम रखते ही जिस तरीके से पलटे हैं ट्रंप, और ये बोला गया है कि उन्होंने एक जिनपिंग के ट्वीट का, पुराने ट्वीट का जिक्र किया कि जिनपिंग ने जो कहा था कि अमेरिका धरातल में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सही था, और वो बात जो बाइडेन की, यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पुराने राष्ट्रपति थे, मतलब उनसे पहले के जो राष्ट्रपति थे, वो उनकी गलती थी और उस टाइम पर ऐसा हो रहा था। तो देखिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए और लाग लपेट करने के लिए ट्रंप जिस तरीके से ये कर रहे हैं, उन्होंने ये सोचा कि इस बात पर उनकी तारीफ होगी, लेकिन वो ये भूल गई कि अमेरिका एक बड़ा देश है, सुपर पावर कहलाता है, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी ही फजीहत उड़वा दी है।
बिल्कुल अपनी फजीहत ही उड़वाई है। और इसके साथ मैं भावना एक चीज़ और बता दूं, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है थोड़ा पेशेंस दिखा रहे हैं। हाँ। उन्होंने इजराइल से बात किया थोड़ा बहुत कि भाई नरम पड़ते हैं और जो डील है वो कर लेते हैं। ट्रंप को पता है, वो बहुत बिजनेसमैन माइंडसेट है उनका। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जैसा आपको पता है कि नेता होता तो है नहीं भाई, इससे पहले वो बिजनेसमैन थे। उन्होंने अब जाके पॉलिटिक्स में आए और अमेरिका के दो बार राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। तो उन्हें ये चीज़ पता है कि भाई इसमें मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन जो तीसरा पेच अड़ रहा है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि भाई इजराइल का पेच अड़ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, देश के अंदर, खासकर रिपब्लिकन जो राइट विंग की आइडियोलॉजी है, अब भी इनसे परेशान हो चुके हैं। एक तरह डेमोक्रेट्स तो परेशान थे ही, अब रिपब्लिकन जो थे उनके, यानी खास जो उनकी वोट बैंक है, किसान लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो परेशान हो गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई चरम पे उठ गई है, गैस के दाम बढ़ चुके हैं, जो डॉलर माफ़ कीजिएगा वो थोड़ा बहुत नीचे गिरा है, उसके वैल्यू थोड़ी बहुत नीचे गिरी है। उसके बाद तेल के दाम वहाँ पे बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है। जो टैरिफ इन्होंने लगाया था, इसमें किसका नुकसान हुआ था? इसमें किसी देश का नुकसान नहीं हुआ था, इसमें नुकसान हुआ था उस अमेरिकी जनता को। करोड़ों रुपए नुकसान हुआ। इनकी जिस तरीके से पिछले एक साल में बेवकूफ़ी किए हैं, इसका खासा असर सिर्फ अमेरिका के अंदर ही नहीं पड़ा, इसका पूरा असर पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में पड़ा, जियो पॉलिटिक्स में पड़ा, पूरी दुनिया में पड़ा। जैसा कि अब मैंने बताया टैरिफ को लेकर के उन्होंने टैरिफ लगा दिया, बेवकूफ़ी की, और वैसे बहुत सारे बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अब क्यूबा पे वो आक्रमण करना चाहते हैं। सोचिए क्यूबा पे वो भी लाइन क्या बोले, मुझे उस पर बहुत हंसी आ रही है। उन्होंने बोला कि इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो कुछ नहीं कर पाए क्यूबा का, लेकिन हम करेंगे इस बार। ईरान से मार खा के वापस लौटे हैं, लेकिन अब वो क्यूबा से मार खाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आक्रमण करेंगे, हम वहाँ के राष्ट्रपति को उठाएंगे जो पुराने राष्ट्रपति हैं। हम आपको थोड़ा इतिहास में लेके जाना चाहेंगे। आपने सुना होगा 1962 का जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ये नाम सुना होगा खासकर। तो वहाँ पे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, थोड़ा इतिहास के अंदर मैं जाता हूँ, और वहाँ पे एट दैट टाइम क्या हुआ था। तो क्या हुआ था कि अमेरिका और क्यूबा पास हैं, पड़ोसी देश हैं। तो अमेरिका चाहता है, एक देखो अमेरिका आज से नहीं बल्कि अगर हम बात करें 100 साल से वो पावर में है। तो 1962 में वो तो बहुत बड़ा पावर था। तो उसको क्या लगा, भाई क्यूबा को हम अपने तरीके से चलाते हैं। और उस समय दो देश थे, दो सुपर पावर थे, यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उस समय ब्रिटेन जो था वो डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जो उसको प्रॉब्लम हुई सेकंड में बहुत सारा हुई। जो उसके जो देश थे जहाँ पे वो गुलाम बनाया था देशों को, वहाँ पे उसको छुटकारा मिल गई भावना। और अब ट्रम्प क्या चाहते हैं कि भाई कि हम यहाँ पे भी कर लेंगे, जो आज से, और ये बात फैक्ट है, ये बात रियलिटी है कि आज तक कोई भी राष्ट्रपति क्यूबा का कुछ उखाड़ नहीं पाया है। और 1962 की हम बात करते हैं, पहले क्यूबा मिसाइल कैसे क्या था, अपने दर्शकों को बहुत आसानी तरीके से समझाते हैं। अमेरिका चाहता था कि क्यूबा के अंदर जो मतलब शासन हो मेरे हिसाब से, यानी मेरा पालतू कुत्ता बैठा दूँ मैं अपने हिसाब से। लेकिन फिर यूएसएसआर आता है बीच में, और वहाँ के जो क्यूबा के अंदर जो मतलब तेल या जो भी सामान थे, वो उसका फ़ायदा पूरा अमेरिका उठा ले रहा था, और जो लोकल जनता थी वो उसे कुछ नहीं मिल रहा था। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति आते हैं वो करते हैं, वहाँ पे अपनी सरकार बनाते हैं। और फिर ये आता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जहाँ पे एक तरफ अमेरिका वो यूरोप पे पास, यूरोप जाके, वो देश का नाम मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि रसिया और यूरोप पास है, तो यूरोप पर किसी कंट्री में जाके उसने परमाणु हथियार लगा दिया, तो सीधा रसिया पे अटैक करता। तो रसिया भी भाई बहुत चतुर देश, और उसने पूरा ब्लॉकेट कर दिया था पूरे क्यूबा के अंदर। तो रसिया भी कि बोला कि मैं ये अपना सामान एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ, फिर वो क्यूबा के अंदर मिसाइल हो गया, अटैक कर दिया, यानी बहुत बड़ा परमाणु हमला होने से बच गया। इस बीच अभिषेक, आपको नहीं लगता कि ट्रम्प जो है यही नीति खेलते हैं, जैसे कि उन्होंने एनपीटी भी साइन करा ली ईरान से, और ईरान के एक तरीके से हाथ कटवा दिए कि वो कोई परमाणु नहीं बनवा पाएगा। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं, तो क्यूबा के साथ भी उसने वही करना चाहता था, लेकिन उस चीज़ में वो नाकाम रहा। पूरे राष्ट्रपति नाकाम रहे, चाहे वो जो सबसे फेमस राष्ट्रपति रहे हैं जॉन एफ कैनेडी, बहुत अपने ज़माने में अभी तक अमेरिका के इतिहास में सबसे फेमस राष्ट्रपति होंगे जॉन एफ कैनेडी। और शायद हमारे जो कुछ दर्शक होंगे उनका नाम भी सुने होंगे। जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया था, बहुत कोशिश की थी किसको मनवाने की, क्यूबा के राष्ट्रपति की, बहुत कोशिश। और ये एक रिकॉर्ड भी है, अगर आप पढ़ेंगे किताबें कुछ, उसमें अलग से इस पर किताबें लिखी गई है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि क्यूबा के राष्ट्रपति को मरवा दें। बहुत कोशिश की, खाना में कभी दवा देना, वहाँ पे अंदर जो देश के अंदर जो लोगों से मरवाना, अमेरिकी जनता को क्यूबा, अमेरिकी जो CIA थी उसको वहाँ पे भेज दिया गया, डीप स्टेट पूरा चल रहा था। तो इस तरीके से फिर भी वो क्यूबा का कुछ उखाड़ नहीं पाया। और अभी ट्रम्प क्या चाहते हैं, भाई अब मेरा अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब मैं बहुत यहाँ पे राष्ट्रपति रहूँगा, तो शायद मेरे हिसाब से 2.5 या 3 साल, क्योंकि 1 साल प्लस हो चुके हैं, तो 2.5-3 साल रहूँगा, तो कुछ बड़ा करके जाऊँ जिससे मुझे अमेरिका के जो इतिहास है, जो अमेरिका के लोग हों, नाम बन जाए। क्योंकि देखिए ट्रम्प बहुत नाम पहले से था, ट्रम्प को सब कुछ मिल चुका है भाई।
आज से नहीं, बहुत बड़े मिलियनेयर थे, पैसे वाले बहुत थे, एक दबदबा था 90, 80, 70 टाइम में। और अमेरिका जैसे देश के 2 बार राष्ट्रपति बनना कोई मतलब छोटी बात नहीं है, वो भी अमेरिका जैसा देश का राष्ट्रपति, सुपर पावर देश का राष्ट्रपति। तो ट्रम्प चाहते हैं कि मैं अब कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे जो अमेरिकी जनता है, खासकर पूरा वर्ल्ड है, वो मुझे याद रखे कि हाँ ट्रम्प ने ये सब चीज़ किया था, ये सब काम किया था। लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है कि अभिषेक, मैं नाम कर जाऊं, लेकिन नाम किस वे में कर जाऊं, नाम अच्छी तरीके से कर जाऊं या बुरी तरीके से, ये शायद ट्रम्प भूल गए हैं। मेरे को ये लगता है कि ट्रम्प ये भूल चुके हैं कि ये सब करने में उनकी इमेज कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति के अपने आखिरी कार्यकाल में वो कुछ ऐसा कर जाएं कि नाम बनने की जगह नाम बदनाम हो जाए। बिल्कुल भावना, लेकिन यहाँ पर अभी खबरें ये भी आ रही, कितनी सच कितनी झूठ ये तो तभी कंफर्म हो पाएगा जब दोनों देशों की तरफ से मतलब प्रतिक्रिया सामने आएगी। एक तरफ से तो हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते। यानी कि अभी देखा जाए तो मतलब इजराइल नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई थी, मतलब बातचीत हुई है 1 घंटे के आसपास लगभग। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इजराइल चाहता है कि अमेरिका वॉर करे ईरान के साथ, लेकिन अमेरिका चाहता है वो बातचीत सुलह डील करके इसको यही थाम दे। क्या अमेरिका डर गया है ईरान से? मतलब एक पावरफुल देश अगर देखा जाए, और अगर इजराइल ऐसा क्यों चाहता है ये समझ नहीं आ रहा। इजराइल खुद क्यों नहीं वॉर करना चाहता, अमेरिका को क्यों फ्रंट फुट पे खिला रहा है, खुद क्यों बैक फुट पे खेल रहा है? देखिए तान्या, यहाँ पे अमेरिका डरा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो परेशान हो गए हैं। वो ट्रम्प के खिलाफ, खासकर जो मागा की बात करते थे, अमेरिका फर्स्ट की बात करते थे, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ अमेरिका का लॉस हो रहा है। अमेरिका ने $1 बिलियन उसमें लगा दिए, वॉर के चक्कर में लगा दिए। उसमें इजराइल को कोई कुछ नहीं लगाया, क्योंकि इजराइल को सपोर्ट कहाँ से मिलता है? अमेरिका से मिलता है। इजराइल कुछ भी करेगा, वॉर करेगा, सब कुछ करेगा, तो उसको पैसा कौन देता है? अमेरिका देता है। और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प अपने बैंक अकाउंट से पर्सनल तो दे नहीं रहे हैं। वो पैसा किसका है भाई? जनता का पैसा है। और जनता को वो चीज़ रात नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा डेमोक्रेसी की बात करता है, और वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जो जनता है, लोग हैं, क्योंकि भाई उनके पैसे फालतू में आप खर्चे कर रहे हो, जाके मिडिल ईस्ट में वॉर लड़ रहे हो, अब क्यूबा में वॉर लड़ रहे हो, वेनेजुएला को हथिया लिया आसानी से, वो सोचे कि ईरान को भी हम ऐसा कर लेंगे, और आज से नहीं बल्कि 50 सालों से वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखिए अर्थव्यवस्था की जहाँ तक अभिषेक बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था तो खराब हो ही रही है अमेरिका की। आपने बोला कि बिलियंस डॉलर का जो है नुकसान हो रहा है। मैंने भी ये देखा है कि एक रिपोर्ट ये बताती है कि अभी तक 42 बिलियन डॉलर का जो नुकसान है ये युद्ध में जो है ट्रम्प को हो चुका है। तो ट्रम्प चाहते क्या है आखिर, ये भी देखना चाहिए ट्रम्प को, क्योंकि अगर वो सुपर पावर बनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ, एक तरफ देखिए अभिषेक, एक तरफ वो ईरान को जो है, ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं न्यूक्लियर पे, दूसरी तरफ वो मध्यस्तर के रूप में पाकिस्तान को भेज रहे हैं कि ये जाके सुलह करें और वो शर्तें मनवाएं, वरना वो ऐसा हमला करेंगे। देखिए धमकी देना ठीक है, लेकिन धमकी के साथ साथ जिस तरीके की बातें हो रही हैं, और उस पर ईरान भी कहीं ना कहीं कुछ कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान, देखिए जो पाकिस्तान है वो उसको मध्यस्तर के तौर पर भेजा जा रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा ट्रम्प कि पाकिस्तान तो खुद ही टुकड़ों पर पल रहा है, खुद ही IMF के खर्चे पर पल रहा है। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प यही दबदबा बनाकर पाकिस्तान को भेज रहा है। बिल्कुल भावना, अभिषेक यहाँ पर पाकिस्तान से लेकर एक सवाल ये भी है कि चाइना में आखिर ऐसा चल क्या रहा है कि जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, जितने भी नेता हैं वो चाइना की तरफ भाग रहे हैं, बीजिंग में उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। पहले अगर देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गए हैं, उसके बाद पुतिन गए हैं वहाँ पर। अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान से भी या तो आसिम मुनीर या फिर शहबाज शरीफ वहाँ पर जाएंगे। क्यों, आखिर ऐसा क्या हो रहा है चाइना में, मतलब ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, जो ट्रम्प की बेवकूफ़ी हम कहें, या ट्रम्प की पागलपंती कहें, या ट्रम्प कुछ भी कहें, तो ट्रम्प जो पागलपंती या बेवकूफ़ी कर रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है किसको मिल रहा है? वो मिल रहा है चाइना को। आज चाइना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का केंद्र बन के उभर गया है। आज पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसका दबदबा है। आज हर एक देश उसके यहाँ आ रहे हैं, बीजिंग में आ रहे हैं, और किससे मिलने आ रहे हैं? सी जिनपिंग से मिलने। तो ये जो चाइना का डोमिनेंस है वो वर्ल्ड में बढ़ रहा है। जैसे मैंने बात किया पावर कॉन्स्पिरेंसी थियरी, जहाँ पे अगर किसी देश को खतरा महसूस होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तान्या जब अपने देश वापस गए थे, उन्होंने कहा कि मेरे से सी जिनपिंग ने बोला कि आपका जो देश था अब सुपर पावर से डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन भावना, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जब से आप राष्ट्रपति बने हैं आपका देश बहुत उभर रहा है। सोचिए, ये बेवकूफ़ी बात आती है। और दूसरी बात आती है जो उन्होंने सवाल पूछा, पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इसके मेन रीज़न पता है आपको क्या है? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो आज चाइना, चाहे अभी डोनाल्ड ट्रंप भी आए,
उसके बाद पुतिन भी आए। यहाँ पर चाइना जाने से एक बात याद आ गई है, अभी तक तो वादे किए गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मतलब मिलेगा, तो अब क्या शी जिनपिंग को दिलवाने के लिए जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो। ये आप एकदम सही बात कही क्योंकि उनको तो मिला नहीं, तो शायद शी जिनपिंग को मिल भी सकता है, क्योंकि अभी वो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसके एक लीडर कहे जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों में जितने बड़े देश के पावर हों, ब्रिटेन जैसा पावर, फ्रांस के राष्ट्रपति सब ने वहाँ पे गए, और आज जो चाइना है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक नेता बन के उभरा है, जहाँ हर एक देश भावना जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान नहीं, भिखारिस्तान पे भी आता हूँ। भिखारिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मुनीर, ये लोग जाने वाले हैं चाइना। अब क्यों जाने वाले हैं, इसका मेन कारण यही है जो वॉर चल रहा है। पाकिस्तान नौकर है, जैसा मैंने कुछ वीडियो में सबसे पहले स्टार्टिंग में बात किया। जी हजूरी करता है, किसका करता है? अमेरिका का। स्टार्टिंग में अमेरिका कर रहा था और अब कर रहा है चाइना का। तो चाइना और अमेरिका दोनों इनको अपने हिसाब से नचाते हैं, जैसे कठपुतली नहीं नचाते भाई, अब इस हिसाब से नचाओ, तो वैसे ही पाकिस्तान का हाल है, वो पैसे दो तो कुछ भी करवा लो। इस बात में अभिषेक मैं एक और लाइन जोड़ना चाहूँगी। देखिए 75वीं यात्रा तो कर रहे हैं पाकिस्तान 75वीं यात्रा तो कर रहा है, वहाँ पे वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसमें वो कहीं ना कहीं अब चाइना का साथ भी दे रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि चाइना मेरा दोस्त है, चाहे उसके बीच में कोई आए, लेकिन और देशों के बीच में, मतलब चाहे अमेरिका की बात हो, अमेरिका के हेल्प करने की बात हो, IMF की बात हो, लेकिन चाइना मेरा प्रिय दोस्त है और उससे दोस्ती वो कभी खत्म नहीं होगी। देखिए कठपुतली की आपने बात कही है अभिषेक, तो मुझे लगता है कटोरा लेके भीख मांगने जा रहे हो, क्योंकि वही उनसे कई मेरा अगला सवाल आपसे वही था कि क्या आपको लगता है कि अब अमेरिका के बाद चाइना की बारी है? अब चाइना से कैसा कौन सा मतलब है पाकिस्तान को जो उसके पास जा रहा है? पाकिस्तान कहें तो वो नया ग्राहक ढूंढ रहा है कि उसका पेट कौन पालेगा, उसकी जो भिखारिस्तान जो कटोरा है वो कौन भरेगा। तो अब वो चाइना को सोच रहा है, क्योंकि अमेरिका ने छोड़ दिया था और बीच में थोड़ा बहुत अमेरिका ने मदद किया, फिर वो चाइना के पास चला गया। और आपको जैसा पता है कि चाइना अब सुपर पावर बनने की ओर है। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन अब दुनिया में जो एक दो पावर हैं अभी मतलब ये रही हैं। और जो भिखारिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उनको लग रहा है कि भाई अगर हम मीडिएटिंग करा देंगे तो ग्लोबल लेवल पे हमारा नाम हो जाएगा। सोचिए ये शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स है, यासिन मुनीर की पॉलिटिक्स है, जिसके कारण वो जा रहे हैं। और ये तीन दिन की शायद विजिट होने में 23, 24, 25, 26 के आसपास। देखिए इसमें ना मुझे एक चीज़ और लगती है अभिषेक, क्योंकि बात आ रही है चाइना की, और चाइना ने हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी भी बहुत निभाई है। मेरे को लगता है कि दुश्मनी बड़े पैमाने पर निभाई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो हथियार जो थे वो उन्होंने ही दिए थे, चाइना की साइड से हथियार दिए गए थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान बताता भी है कि वो मेरा सच्चा दोस्त था, और मेरे सच्चे दोस्त ने मुझे उस टाइम पे जब मेरा वक्त खराब चल रहा था तो मुझे बहुत सारी सपोर्ट करी थी। लेकिन जिस तरीके से भारत ने उसका जवाब दिया वो काबिल तारीफ था, क्योंकि चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान, जब बात भारत के गौरव पर आएगी ना तो बख्शा कोई नहीं जाएगा, मुझे ये लगता है। बिल्कुल। और आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा जिस तरीके से भारत की जो मिसाइलें थी, ब्रह्मोस थी, वो जाके पाकिस्तान के अंदर, उसका वीडियो भी है, जाके तहलका मचा दी थी। तो चाइना ने दिया था HQ-90 एयर डिफेंस सिस्टम, सोचिए, पाकिस्तान को, भिखारिस्तान को। और भिखारिस्तान ने क्या सोचा कि जो हम भारत की जो क्रूज मिसाइलें आ रही हैं उनको हम रोक लेंगे। किसके? मेड इन चाइना। हमारे इंडिया में अगर कोई मेड इन चाइना सामान लेता है तो हम लोग उस पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, भाई मेड इन चाइना। हाँ, तो वो चाइनीज़ माल लेके सोचा था कि भारत के ब्रह्मोस को, मिसाइलों को वो रोक लेगा। और दूसरी बात पे आते हैं, जो आपने कहा कि चाइना सपोर्ट कर रहा था। हाँ बिल्कुल, और ये चाइना खुल के सपोर्ट कर रहा था। वहाँ के जो वैज्ञानिक थे वो जाके बैठे हुए थे, वो जो पूरा दे रहा था कि भाई ये सैटेलाइट इमेज जो हो रहा था कि भाई यहाँ पे भारत की सेना है, यहाँ भारत का ये हथियार है, ये है, चीज़ है, ऐसे है, वो है, सब कुछ वो दे रहा था इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़। और अगर आपको हम बात करें, थोड़ा इतिहास में भी जाएंगे, उसने जो अपना जो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका हिस्सा भी चाइना को दे दिया है। क्यों दे दिया? क्योंकि उसको लगा कि भारत अभी थोड़ा कमजोर स्थिति में है और चाइना से ज़्यादा वो टकराव नहीं करेगा, अगर यहाँ पे आएगा तो चाइना मुझे सपोर्ट करेगा। और ऐसा एक कहा भी जाता है, जो वहाँ के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट थे चाइना के अंदर थे, उन्होंने कहा, पता है क्या बोला था, कि अगर चाइना के अस्तित्व की बात आएगी, माफ़ कीजिएगा, भिखारिस्तान की अस्तित्व की बात आएगी, क्योंकि भिखारिस्तान, अगर भारत भिखारिस्तान को तबाह करने की कोशिश करेगा तो चाइना आएगा, उन्होंने खुल के बात बोली है। तो चाइना आएगा मैदान में और वो वार को लड़ेगा। अब मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर से जाता हूँ। इजराइल का जैसे कि हमने जिक्र किया, हम अपने उस मुद्दे पे आते हैं जो हमारा मेन मुद्दा था, ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध। तो एक एक्ट के बारे में बात करता हूँ। अब्राहम अकॉर्ड 2020 में साइन हुआ था। जो अब्राहम अकॉर्ड था, इसके थ्रू क्या था कि जो ईरान है
वो इजराइल के अस्तित्व को, उसके जन्म को नहीं मानता। और जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, खासकर यूएई कंट्री, ये हो गया जो सबसे बड़ा, यूएई बहुत बड़ा नाम है। तो जो यूएई भी कंट्री थी, मिडिल ईस्ट कंट्री थी, वो भी इजराइल को मतलब अस्तित्व को नहीं मानती थी। उन्हें एक देश का दर्जा नहीं दिया था कि भाई ठीक है आप देश है, आप अगर कोई किसी को देश को नाम दर्जा देता है तो उसका जो एम्बेसी वो खुलती है। तो ये नहीं हुआ था। तो अब्राहम अकॉर्ड में ये हुआ 2020 के अंदर, तो जहाँ पे इजराइल, यूएई और तमाम ओमान कंट्री, कुछ और सूडान की बात करें तो ये 4-5 जो कंट्री है ये इजराइल के अस्तित्व को स्वीकारती है। और उससे पता है क्योंकि उसको जो ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, खासकर मिडिल ईस्ट रीजन में, वेस्ट एशिया के रीजन में, वो क्रिएट होने वाला है किससे तान्या? वो होने वाला है ईरान से, जिसके कारण ये लोग मिल के आए और आज ईरान उसका बदला भी ले रहा है। और यूएई पे, सऊदी अरब पे और खासकर पूरी वेस्ट एशिया में उसने ड्रोन हमले किए हैं और मिसाइलें भी दागी है। तान्या बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज ये जो चर्चा हुई है हमारी, यानी कि चाइना, रशिया, अमेरिका, इन सब को लेकर जो हाल ही में युद्ध चल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो चाइना में बाकी देशों की यात्रा चल रही है, दौरे चल रहे हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, कभी पुतिन जा रहे हैं, हाल ही में या तो शहबाज शरीफ की यात्रा होगी या फिर आसिम मुनीर की, तो चाइना के खेमे में आखिर ऐसा पक क्या रहा है कि वहां पर आए दिन बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की यात्राएं हो रही हैं? ये तो वक्त ही बताएगा और मीटिंग्स के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे इस खास शो वॉर रूम के साथ।